गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। एक सिनेरियो इमेजिन करिए। आपकी ईआर ड्यूटी है और एक 25 साल का बिल्कुल हेल्दी नौजवान आता है बहुत तेज सिर दर्द और हाई फीवर की कंप्लेंट के साथ। आप उसे एडमिट करते हैं, रूटीन इन्वेस्टिगेशंस भेजते हैं और कुछ ही घंटों में वो कोमा में चला जाता है। ये रियलिटी है मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस की। ये कोई मामूली इन्फेक्शन नहीं है बेटा, ये एक न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है। आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आग लगने जैसी बात है, जहां हर गुजरता हुआ सेकंड ब्रेन के अनमोल सेल्स को हमेशा के लिए खत्म कर रहा है। तो आज की इस मास्टर क्लास में हम इस बहुत ही कॉम्प्लेक्स और खतरनाक बीमारी को आसान भाषा में समझेंगे, इसकी डेफिनेशन से लेकर इसके आईसीयू मैनेजमेंट तक। मेरा मकसद सिंपल है, जब अगली बार आपके सामने ऐसा कोई पेशेंट आए तो आप तैयार होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा लेक्चर का फ्लो इस तरह से रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये बीमारी है क्या। फिर हम इसके कारण यानी कॉजेज और ये ब्रेन तक कैसे पहुंचती है यानी पैथोजेनेसिस, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम इसके क्लिनिकल फीचर्स और इसको डायग्नोस कैसे करते हैं वो सीखेंगे। फिर आएगा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, इसका मैनेजमेंट। हम आईसीयू केयर और कॉम्प्लिकेशंस को भी डिस्कस करेंगे। और आखिर में हम एक केस स्टडी के जरिए अपनी सारी नॉलेज को अप्लाई करके देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए, न्यूरोलॉजी में अगर आपकी डेफिनेशंस क्लियर नहीं हैं तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। इसलिए सबसे पहले हम अपनी नींव को मजबूत करेंगे। हम 3 बहुत जरूरी शब्दों का मतलब समझेंगे: मेनिंजाइटिस, एन्सेफेलाइटिस और हमारा आज का टॉपिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस। सबसे पहले मेनिंजाइटिस। इसका नाम ही इसका मतलब बताता है, मेनिंजस प्लस आइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, तो ये है इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजस। आपको फर्स्ट ईयर एनाटॉमी से याद होगा कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं: ड्यूरा, अराक्नॉइड और पिया मैटर। ये एक तरह से ब्रेन का हेलमेट है। मेनिंजाइटिस में सिर्फ इन्हीं लेयर्स में सूजन आती है। इसमें जो ब्रेन का एक्चुअल टिश्यू है, जिसे हम ब्रेन पेरेन्काइमा कहते हैं, वो आमतौर पर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। अब आते हैं एन्सेफेलाइटिस पर। यहां एन्सेफेलॉन का मतलब है ब्रेन, तो ये है इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन पैरेन्काइमा इटसेल्फ, यानी जो हमारा मेन कंप्यूटर है, जहां से सारे फंक्शंस कंट्रोल होते हैं, जहां हमारे न्यूरॉन्स हैं, उसमें सूजन आ गई है। तो अगर मेनिंजाइटिस में सिर्फ हेलमेट पर चोट लगी थी, तो एन्सेफेलाइटिस में दुश्मन अब किले के अंदर घुस चुका है। द ब्रेन टिश्यू इटसेल्फ इज अंडर अटैक। और अब समझ सकते हैं इसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि हम पेशेंट को देखकर इन दोनों में फर्क कैसे करेंगे। ये स्लाइड क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जहां प्रॉब्लम होगी सिम्टम्स वहीं से आएंगे। जब सिर्फ मेनिंजीज यानी ब्रेन की कवरिंग्स इरिटेट होती हैं तो पेशेंट को क्लासिक सिम्टम्स आते हैं: बहुत तेज सिर दर्द, गर्दन में अकड़न या नेक स्टिफनेस और रोशनी से परेशानी, जिसे हम फोटोफोबिया कहते हैं। लेकिन जब ब्रेन टिश्यू पर ही हमला हो रहा है तो आपको ब्रेन के फंक्शंस में गड़बड़ी दिखेगी। पेशेंट कंफ्यूज हो जाएगा, उसका होश कम हो जाएगा, उसे दौरे पड़ सकते हैं यानी सीजर्स, या फिर उसके शरीर के किसी एक हिस्से में कमजोरी आ सकती है, जिसे हम फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स कहते हैं। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। और अब आती है हमारी आज की बीमारी, मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये है मेनिंजाइटिस प्लस एन्सेफेलाइटिस, यानी ये सबसे खराब सिचुएशन है। ब्रेन की कवरिंग्स में भी इन्फ्लेमेशन है और ब्रेन के टिश्यू में भी इन्फ्लेमेशन है। हेलमेट भी टूट गया है और किले के अंदर भी आग लगी है। तो इसमें पेशेंट को दोनों तरह के सिम्टम्स मिलेंगे। उसको सरदर्द और नेक स्टिफनेस भी होगी और साथ में कंफ्यूजन, सीजर्स और ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस भी होगा। इसलिए हम इसे एक ट्रू न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी कहते हैं। यहाँ आपका समय से लिया गया फैसला ही पेशेंट के जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता है। तो किन लोगों को इस बीमारी का खतरा ज्यादा होता है? ये लिस्ट आपके सामने है, लेकिन इसको सिर्फ रटना नहीं है, इसके पीछे का क्यों समझना है। इन्फेंट्स यानी बहुत छोटे बच्चे, और एल्डरली यानी बुजुर्ग लोग, इन दोनों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। बच्चों का भी डेवलप हो रहा होता है और बुजुर्गों का उम्र के साथ कमजोर हो जाता है। फिर आते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स, जैसे कि एचआईवी के मरीज या वो लोग जो कैंसर की कीमोथेरेपी ले रहे हैं। उनकी बॉडी की रोगों से लड़ने की शक्ति पहले से ही कम है। मैलन्यूट्रिशन यानी कुपोषण और क्रॉनिक डिजीजेस जैसे डायबिटीज, ये भी इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं। और ओवरक्राउडेड कंडीशंस यानी भीड़भाड़ वाली जगहों में इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान तक आसानी से फैल सकता है। एक और बहुत जरूरी बात, आप दुनिया के किस हिस्से में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। इस बीमारी के कारण हर जगह एक जैसे नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, हम इंडिया में हैं,
एशिया में, यहाँ खास करके बारिश के मौसम के बाद मच्छरों से फैलने वाला जापानीज एन्सेफेलाइटिस वायरस बहुत कॉमन है। तो अगर उस मौसम में आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आता है तो आपके दिमाग में JV का ख्याल जरूर आना चाहिए। वहीं अगर आप अफ्रीका के कुछ हिस्सों में, जिसे मेनिंजाइटिस बेल्ट कहते हैं, वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहां नाइसेरिया मेनिंजिटिडिस नाम के बैक्टीरिया के बहुत बड़े आउटब्रेक्स होते हैं। तो आपकी लोकल नॉलेज आपको सही दिशा में सोचने में मदद करती है। चलिए अब हम अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब तक हमने दुश्मन को पहचानना सीखा। अब हम ये समझेंगे कि ये दुश्मन है कौन, यानी इसके कॉजेस क्या हैं, और ये हमारे ब्रेन तक, जो कि इतना सुरक्षित ऑर्गन है, वहां तक पहुंचता कैसे है। चलिए इस इन्वेडर्स जर्नी को ट्रेस करते हैं। जब हम इन्फेक्शियस कॉजेस की बात करते हैं तो इनको हम 4 बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, सबसे आम कारण है वायरसेस। दुनिया भर में ज्यादातर केसेस वायरल होते हैं। उसके बाद आते हैं बैक्टीरिया। भले ही बैक्टीरियल केसेस वायरल के मुकाबले कम हो, लेकिन ये ज्यादा खतरनाक और जानलेवा होते हैं। इनकी वजह से होने वाली डेथ रेट बहुत हाई है। और आखिर में आते हैं फंगाई और पैरासाइट्स, जो बहुत रेयर हैं और आमतौर पर सिर्फ उन्हीं लोगों में मिलते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर हो। वायरल कॉजेज की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन इसमें से एक नाम आपको कभी कभी नहीं भूलना है, और वो है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस या HSV। ये सबसे इंपॉर्टेंट वायरल कॉज है। क्यों? इसलिए नहीं कि यह सबसे कॉमन है, इसलिए क्योंकि ये ट्रीटेबल है। हमारे पास इस दुश्मन के लिए एक बहुत अच्छी दवा है जिसका नाम है एसाइक्लोवेर। इसलिए एक रूल बना लीजिए, जब भी आपको किसी पेशेंट में मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस का थोड़ा सा भी शक हो, आपको बिना रिपोर्ट्स का इंतजार किए उसे IV एसाइक्लोवेर शुरू कर देना है। बाकी इंपॉर्टेंट वायरसेस में आते हैं JEV, जो हमारे यहाँ कॉमन है, वेरिसिलस ज़ोस्टर वायरस, जिससे चिकन पॉक्स होता है, और रेबीज, जो आप जानते हैं कि एक बार हो जाए तो 100% फेटल है। अब बात करते हैं बैक्टीरियल कॉजेस की। यहाँ पर ये 3 नाम आपको हमेशा याद होने चाहिए: स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और नाइसीरिया मेनिंजिटिस। ये कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के सबसे कॉमन कॉजेज हैं। ये बहुत तेजी से अटैक करते हैं। पेशेंट आपसे बात करते करते घंटों में सेप्टिक शॉक में जा सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनस। ये खास तौर पर या तो बहुत छोटे बच्चों में, या बहुत बुजुर्ग लोगों में, या जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो, उनमें पाया जाता है। इसको कवर करने के लिए हमें हमारी स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक्स के साथ एम्पिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक भी देनी पड़ती है। फंगल कॉजेज में बस एक नाम मैं आपको याद रखने के लिए कहूंगा, क्रिप्टोकोकस। ये एक अपॉर्चुनिस्टिक फंगस है। इसका मतलब है कि ये मौके का फायदा उठाता है। ये सिर्फ उन लोगों पर अटैक करता है जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही बहुत कमजोर हो। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है एक एडवांस्ड HIV का पेशेंट जिसका CD4 काउंट बहुत कम हो, जैसे 100 से भी कम। तो ये आपके लिए एक क्लिनिकल पर्ल है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई नॉन HIV पेशेंट धीरे धीरे बढ़ने वाले सिरदर्द और कंफ्यूजन के साथ आता है तो आपके दिमाग में क्रिप्टोकोकस की घंटी जरूर बजनी चाहिए। तो आखिर ये इन्फेक्शन ब्रेन तक पहुंचता कैसे है? इसकी पैथोफिजियोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप समझिए। स्टेप 1, पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, आमतौर पर सांस के जरिए या पेट से, और फिर खून में शामिल हो जाता है। इसे कहते हैं हेमाटोजन स्प्रेड। स्टेप 2, अब आती है सबसे बड़ी चुनौती, ब्लड ब्रेन बैरियर या BBB। ये हमारे ब्रेन के चारों तरफ एक सिक्योरिटी वॉल जैसी है। ये पैथोजेंस इस दीवार को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। स्टेप 3, एक बार BBB क्रॉस हो गया तो पैथोजन ब्रेन में अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देता है, जिससे इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। स्टेप 4, हमारी बॉडी इस हमले को देखती है और अपनी आर्मी यानी इम्यून सेल्स को ब्रेन में भेजती है। ये सेल्स वहां जाकर बहुत सारे केमिकल वेपन्स छोड़ते हैं, जिन्हें हम इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस कहते हैं। इससे एक साइटोकाइन स्टॉर्म शुरू हो जाता है। स्टेप 5, और यही इस बीमारी की सबसे दुख की बात है, ज्यादातर डैमेज पैथोजन नहीं करता, बल्कि हमारा अपना इम्यून सिस्टम ही कर देता है। ये साइटोकाइन स्टॉर्म ब्रेन के अंदर स्वेलिंग पैदा करता है, जिसे हम सेरिब्रल ईडीमा कहते हैं। इस स्वेलिंग से स्कल के अंदर प्रेशर बढ़ता है, यानी इंक्रीज्ड ICP, और ये इन्फ्लेमेशन सीधा न्यूरॉन्स को डैमेज करती है। मतलब हमारी ही सेना दुश्मन को मारते मारते अपने ही शहर को तबाह कर रही है। ठीक है, तो अब जब हम पैथोफिजियोलॉजी समझ गए हैं तो अब देखते हैं कि ये सब पेशेंट के अंदर सिम्टम्स के रूप में कैसे दिखता है, और आप एज अ डॉक्टर कैसे उन सिम्टम्स को समझकर एक आखिरी डायग्नोसिस तक पहुंचेंगे। पेशेंट आपके पास क्या शिकायत लेकर आएगा? जो क्लासिक ट्रायड है मेनिंजाइटिस का, तेज बुखार, बहुत शदीद सरदर्द और गर्दन में अकड़न, ये तो आपको मिलेगा ही। लेकिन जब इसके साथ आपको ब्रेन पैरेन्काइमा के इन्वॉल्वमेंट के साइंस भी मिलने लगे, जैसे कि पेशेंट कंफ्यूज हो रहा है, उसका होश कम हो रहा है, उसे दौरे पड़ रहे हैं, या उसका बिहेवियर अचानक बदल गया है,
तब आपको समझ जाना चाहिए कि ये मामला सिर्फ मेनिंजाइटिस से आगे बढ़ चुका है। ये कॉम्बिनेशन आपके दिमाग में मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस के लिए एक रेड अलर्ट की तरह काम करना चाहिए। डायग्नोसिस बनाने का एक सिस्टमैटिक तरीका होता है। सब कुछ शुरू होता है आपकी क्लिनिकल सस्पिशन से, फिर आता है सबसे जरूरी डायग्नोस्टिक टेस्ट, लंबर पंक्चर या एलपी। इसके बिना आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। एलपी करके हम पेशेंट की स्पाइनल कॉर्ड से थोड़ा सा फ्लूइड निकालते हैं, जिसे कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या सीएसएफ। इस सीएसएफ को हम जांच के लिए लैब में भेजते हैं। उसके बाद आता है न्यूरो इमेजिंग। हम आमतौर पर एलपी से पहले एक सीटी स्कैन करते हैं, ये देखने के लिए कि एलपी करना सेफ है या नहीं। और आखिर में हम सीएसएफ पर स्पेशल टेस्ट्स जैसे पीसीआर करके एग्जैक्ट पैथोजन का पता लगाते हैं। ये टेबल आपके एग्जाम्स और आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस दोनों के लिए सोने जैसा है। इसको समझिए, सिर्फ रटिए मत। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए प्रेशर बहुत हाई होता है। WBC काउंट यानी सेल्स हज़ारों में होते हैं और उसमें 90% से ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स होते हैं। वायरल में सेल काउंट इतना ज़्यादा नहीं होता और लिम्फोसाइट ज़्यादा होते हैं। अब आइए ग्लूकोज पर, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में सीएसएफ का ग्लूकोज कम क्यों हो जाता है? क्योंकि बैक्टीरिया उस ग्लूकोज को खा जाते हैं, वो उनकी एनर्जी का सोर्स है, इसलिए ग्लूकोज लेवल गिर जाता है। जबकि वायरस ऐसा नहीं करते, इसलिए वायरल इन्फेक्शन में ग्लूकोज नॉर्मल रहता है। और प्रोटीन इन्फ्लेमेशन से बीबीपी लीकी हो जाता है, इसलिए प्रोटीन ब्लड से सीएसएफ में लीक होकर आ जाता है, इसलिए प्रोटीन दोनों में बढ़ा हुआ मिलता है। न्यूरो इमेजिंग का क्या रोल है? देखिए, सीटी स्कैन हम मेनली करते हैं एलपी से पहले, ये रूल आउट करने के लिए कि ब्रेन में कोई ऐसी बड़ी स्वेलिंग तो नहीं है जिसके कारण एलपी करना खतरनाक हो। सीटी एक क्विक स्क्रीनिंग टेस्ट है, लेकिन एन्सेफेलाइटिस को डायग्नोज करने के लिए जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है वो है एमआरआई ब्रेन। एमआरआई आपको ब्रेन टिश्यू की इन्फ्लेमेशन, उसकी स्वेलिंग बहुत डिटेल में दिखाता है। जैसा मैंने पहले भी बताया, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस की एक खास पसंद है ब्रेन के टेम्पोरल लोब्स। तो अगर आपको एमआरआई पर टेम्पोरल लोब्स में सूजन और एनहांसमेंट दिख रही है, तो ये एचएसवी एन्सेफेलाइटिस की तरफ एक बहुत बहुत स्ट्रांग इशारा है। चलिए, अब हमने डायग्नोसिस बना लिया है। अब आते हैं लेक्चर के सबसे क्रूशियल हिस्से पर, पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है। याद रखिए, मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस का मैनेजमेंट समय के खिलाफ एक दौड़ है। यहां हर मिनट कीमती है। ये लाइन टाइम इज ब्रेन, इसको आप अपने दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लीजिए। जैसे स्ट्रोक में होता है, यहां भी हर मिनट जो आप वेस्ट कर रहे हैं उसमें ब्रेन के सेल्स हमेशा के लिए मर रहे हैं। इसलिए मैं इस बात को दोबारा स्ट्रेस कर रहा हूं, जैसे ही आपने लंबा पंक्चर से सीएसएफ का सैंपल ले लिया, आपको तुरंत उसी वक्त एम्पेरिक थेरेपी शुरू करनी है। आप सीएसएफ रिपोर्ट्स का इंतजार नहीं करेंगे, आप पीसीआर रिजल्ट्स का इंतजार नहीं करेंगे, आप कल्चर्स का इंतजार नहीं करेंगे, आपको उसी वक्त एक्शन लेना है। तो ये एम्पेरिक थेरेपी क्या है? इसके 3 इंपॉर्टेंट स्तंभ हैं। पहला, आप हाई डोज इंट्रावेनस एंटीबायोटिक शुरू करते हैं ताकि कॉमन बैक्टीरियल पैथोजेंस कवर हो जाएं। आमतौर पर हम सिफ्ट्रैक्सोन देते हैं। दूसरा, और ये हर पेशेंट के लिए ज़रूरी है, आप इंट्रावेनस आइसाइक्लोविर शुरू करते हैं। ये HSV के लिए है। और तीसरा, आप पेशेंट को अच्छा सपोर्टिव केयर देते हैं, यानी बुखार को कंट्रोल करना, अगर दौरे पड़ रहे हैं तो उन्हें कंट्रोल करना, और पेशेंट के फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का बहुत ध्यान रखना। ये तीनों चीज़ें एक साथ शुरू होती हैं। बहुत सारे पेशेंट्स, खास करके जिनको सीवियर बीमारी है, वो इतने बीमार हो जाते हैं कि उन्हें आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। जब पेशेंट आईसीयू में आता है तो हमारी प्रायोरिटीज थोड़ी बदल जाती हैं। अब हम लाइफ सपोर्ट और डैमेज कंट्रोल पर ज़्यादा फोकस करते हैं। आईसीयू में हमारे मेन गोल्स क्या होते हैं? अगर पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल बहुत कम है, यानी उसका ग्लासगो कॉमा स्केल 8 या उससे कम है, तो हम उसके एयरवे को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे इंटूबेट करते हैं, यानी सांस की नली डालते हैं। उसे वेंटिलेटर पर रखा जाता है। सबसे ज़रूरी, हम उसके इंट्राक्रेनियल प्रेशर या ICP को मॉनिटर करते हैं और उसे कम करने के लिए दवाइयाँ देते हैं। हमारा सबसे बड़ा मकसद होता है सेकेंडरी ब्रेन इंजरी को रोकना। मतलब इन्फेक्शन से जो डैमेज होना था वो हो गया। अब हमें यह सुनिश्चित करना है कि लो ऑक्सीजन, लो ब्लड प्रेशर, हाई फीवर या बार बार आने वाले सीजर से ब्रेन को और नुकसान ना पहुंचे। लेकिन इतनी एडवांस मेडिकल केयर और इतनी कोशिशों के बावजूद हम हर बार इस जंग को नहीं जीत पाते। ये नंबर देखिए, आज भी बेस्ट ट्रीटमेंट के साथ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के हर 10 में से 1 पेशेंट की मौत हो जाती है। ये इस बीमारी की गंभीरता को दर्शाता है। और जो पेशेंट्स इस बीमारी से बच जाते हैं, उनके लिए भी आगे का सफ़र आसान नहीं होता। इस बीमारी के कारण उन्हें जिंदगी भर के लिए कुछ परेशानियां हो सकती हैं, जैसे शरीर के किसी हिस्से में हमेशा के लिए कमजोरी रह जाना, सुनने की शक्ति कम हो जाना
यानी हेयरिंग लॉस बहुत कॉमन है। कुछ लोगों को बार बार दौरे पड़ने लगते हैं, जिसे हम एपिलेप्सी कहते हैं। याददाश्त और कंसंट्रेशन में कमी आना, ये सब इस बीमारी के निशान हैं जो पेशेंट के साथ रह जाते हैं। हमने बहुत सारी थ्योरी डिस्कस कर ली है। अब वक्त है इन सारी नॉलेज को एक रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करने का। अब आप ईआर के डॉक्टर हैं, चलिए देखते हैं कि आप इस केस को कैसे मैनेज करते हैं। तो केस ये है, एक 25 साल का लड़का आपके ईआर में लाया गया है। परिवार वाले बताते हैं कि 2 दिन से तेज बुखार, बहुत तेज सरदर्द और आज सुबह से वो अजीब बहकी बहकी बातें कर रहा है। ही इज कंफ्यूज्ड। आपके दिमाग में क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन रहे हैं? आप पेशेंट को एग्जामिन करते हैं। उसका GCS 11/15 है, मतलब वो होश में है लेकिन ड्राउजी है। आप उसकी गर्दन चेक करते हैं और आपको डेफिनेट नेक स्टिफनेस मिलती है। आपने पेशेंट का एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन सिक्योर कर लिया है। अब आपका सबसे जरूरी अगला कदम क्या होगा? सोचिए। बिल्कुल सही, आपको जल्दी से जल्द एक लंबा पंक्चर करना है और CSF सैंपल लेने के तुरंत बाद एम्पिरिक IV एंटीबायोटिक्स और IV एसाइक्लोविर शुरू कर देना है। आपने LP किया और CSF रिपोर्ट आई है, प्रेशर हाई है, सेल्स 800 हैं, जिसमें 95% लिम्फोसाइट्स हैं, ग्लूकोज नॉर्मल है और प्रोटीन हाई है। आपने एक अर्जेंट MRI भी करवाया, जिसमें टेम्पोरल लोब एनहेंसमेंट दिख रहा है। अब इन सारे क्लूज को जोड़िए। लिम्फोसाइट्स हैं, ग्लूकोज नॉर्मल है, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? वायरल। और MRI पर टेम्पोरल लोब एनहेंसमेंट, ये तो क्लासिक फाइंडिंग है। तो इन सारी फाइंडिंग्स के आधार पर आपका सबसे लाइकली डायग्नोसिस क्या है? बिल्कुल सही। द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, HSV मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस। और इसका सबसे जरूरी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या है? वो है हाई डोज इंट्रावीनस एसाइक्लोविर, कम से कम 14 से 21 दिन के लिए। बहुत अच्छे, ऐसे ही आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में सोचना है। तो इस पूरे लेक्चर को समराइज करने के लिए ये हैं वो गोल्डन पॉइंट्स जो आपको हमेशा याद रखने हैं। पहला, ये एक न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है। दूसरा, तीनों टर्म्स का फर्क आपको क्लियर होना चाहिए। तीसरा, जल्द से जल्द लंबा पंक्चर करना डायग्नोसिस के लिए बहुत जरूरी है। चौथा, टाइम इज ब्रेन, इसलिए इम्पेक थेरेपी तुरंत शुरू करनी है। पांचवां, CSF एनालिसिस आपका सबसे अच्छा दोस्त है कॉज का पता लगाने में। और छठा, इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हमेशा सोचना है और पेशेंट के परिवार को बताना है। मैं इस लेक्चर को इस एक कोट के साथ खत्म करना चाहता हूं। हर 6 में से 1 इंसान इससे मर जाता है और मौत 24 घंटे से भी कम समय में हो सकती है। ये लाइन इस बीमारी की गंभीरता और अर्जेंसी को परफेक्टली कैप्चर करती है, इसलिए हमेशा अलर्ट रहिए। और आखिर में एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। हमने हॉस्पिटल में पेशेंट को कैसे मैनेज करना है वो तो सीख लिया, लेकिन असली जीत तब होगी जब पेशेंट